Hi, this is Saksham and I'm back again with another video. So as promised, इस वीडियो में आज हम CSS स्टार्ट करेंगे, बट ये वीडियो मैं जानबूझकर थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ आप इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, और अगर आपसे कोई चीज़ नहीं होगी तो कल तो मैं हूँ ही बताने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड CSS इज़ अ कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी एक ऐसी शीट जो आपके HTML की स्टाइलिंग करती है. नाउ HTML इज़ नथिंग मोर देन अ स्केलेटन दीज डेज. उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैग्स वगैरह लगा देते हैं, बट उसकी जो मेन स्टाइलिंग होती है, उसके कलर्स होते हैं, उसके फॉन्ट चेंज करने होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ इंडेंटेशन इन CSS. नाउ इंडेंटेशन करना, कॉलम्स बनाना, ये सारी चीज़ें हम CSS में करते हैं. बिकॉज HTML में तो हम टैग्स लिख देंगे और बहुत सारा डेटा वहाँ पे डाल देंगे, बट उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेस करना वेब पेज में, ये एक बहुत ही अच्छी आर्ट है जो हम CSS से करते हैं. सो CSS बेसिकली हम ये कह सकते हैं, CSS इज़ लाइक पेंटिंग समथिंग ऑन अ स्केच, दैट इज़ कॉल्ड अ CSS. आपने एक स्केच बना लिया पेंटिंग का, बट उसमें अगर आपको कलर भरना है या आप चाहते हो वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगे, तो हम CSS यूज़ करते हैं. नाउ बहुत सारे लोगों को CSS में दिक्कत आती है, तो आज हम CSS स्टार्ट करते हैं और CSS के कोर कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं. उसके बाद आने वाले टाइम में हम बहुत सारे फैंसी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे CSS में, जो मार्केट में बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को. फोटोज़ की शेप्स भी चेंज करेंगे हम CSS से, और बहुत सारा एनिमेशंस वगैरह वो वाली चीज़ें भी सीखेंगे CSS से. बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके CSS के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हों. सो बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं हम. H1 टैग. तो H1 टैग में हम लिख देते हैं कि लेट्स कोड टुगेदर. और अब मैं चाहता हूँ कि इस H1 टैग को मैं CSS से पकड़ूँ. अब पुराने ज़माने में कैसा होता था ना कि HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें होती थी, टैग के अंदर ही हम कुछ स्टाइलिंग इंटीग्रेट कर देते थे, जैसे बॉर्डर साइज़ वगैरह. जैसे हमने विड्थ भी कल प्लेस करी थी, एक इमेज की उसकी विड्थ सेट करी थी, तो वो हम पहले के ज़माने में HTML के साथ ही करते जाते थे वो चीज़ें. बट उससे कैसा हो रहा था ना कि स्टाइलिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और CSS ने हमारा बहुत सारा टाइम भी बचाया है. बिकॉज उसमें IDs और क्लासेस होती है, और जैसे क्लासेस है, क्लासेस अगर मैं कोई एक H1 की क्लास पकड़ लूँगा, तो जितनी भी स्टाइलिंग की चेंजेस करनी है वो मैं सिर्फ एक ही एक्शन से सारे H1 टैग्स चेंज कर सकता हूँ CSS की हेल्प से, क्लासेस में उसको पकड़ के. बट HTML में अगर मैं एडिट करने बैठूंगा तो मुझे हर एक H1 टैग पकड़ना पड़ेगा. तो ये एक रीज़न है कि CSS इज़ लाइक ए चार्म टू HTML. सो दिस इज़ द रीज़न. आजकल तो HTML CSS लोगों का सबके मुंह से साथ ही निकलता है. सो अगर हमें H1 टैग पकड़ना है CSS के अंदर, तो सबसे पहले CSS स्टार्ट होती है स्टाइल टैग्स के अंदर. सो H1 टैग को पकड़ना बहुत ही ईजी है. सबसे पहले लिखेंगे हम H1 टैग, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देंगे CSS की, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस H1 टैग पे. सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टाइल टैग स्टार्ट करना है, और उसके पहले उस टैग को यहाँ पे डिफाइन करना है. जैसे H1 टैग में मैं CSS के कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ. सो अभी लेट्स कोड टुगेदर कुछ ऐसा दिख रहा है. बट अगर मैं यहाँ पे H1 के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, जैसे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और कलर में मैं डाल देता हूँ एक्वा, और अब मैं सेव करता हूँ, और अब हम फिर से देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक्वा कलर से लेट्स कोड टुगेदर आने लग गया. सो CSS इज़ सुपर ईजी. आपको बस टैग डिफाइन करना है और फिर उसके आगे CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखते जानी है. नाउ असाइनमेंट आपका ये रहेगा कि आप W3 School पे जाओगे और इस URL पे www.w3schools.com/CSS/CSS के फॉर्म्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी CSS के ट्यूटोरियल्स है. तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको बताया. H1 टैग के अंदर हमने कलर चेंज कर दिया है टेक्स्ट का. टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली. नाउ CSS इज़ अ वेरी लार्ज प्रोसेस, और CSS हम मोस्टली जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब साथ के साथ में सीखते जाते हैं. सो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर मैं आपको एक वीडियो के अंदर सारी CSS सिखा दूँ HTML के जैसे. तो आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आपको खुद से बैठ के सारे टैग्स की प्रैक्टिस करनी है. ये सारी जितनी भी CSS की टैग्स और जितनी भी चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको CSS वेबसाइट लेआउट तक ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है आज बैठ के. नाउ हमारे पास सिर्फ 30 डेज़ है, और हमें 30 डेज़ के अंदर एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बनानी है. इसलिए हम CSS को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे. बट येस, आई डू अग्री CSS इज़ सुपर नेसेसरी. तो नेक्स्ट 3 डेज़ तक हम CSS लेंगे. बट आज मैंने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको CSS के अंदर. और साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में भी इंटरेस्टेड हो तो आप W3 स्कूल से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो. बट
इन केस में आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम आने वाले दिनों में, बट मैं चाहता हूँ कि ऑन द गो हम ये सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि कैसा होता है ना कि अगर मैं आपको सिर्फ टैग्स पढ़ाऊँगा तो मोस्टली लोगों को वो सारे टैग्स ऑलरेडी आते हैं, बट इम्प्लीमेंट करते हुए कोई चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह जाता है। तो मैं आपको स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत ही काम आती है। नाउ द थिंग इज़ कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो बहुत ही छोटी सी चीज़ लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट की। मैं एक बटन बनाता हूँ और उसको मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। नाउ बटन कैसे बनाते हैं, तो बटन भी HTML टैग से हम लोग बनाते हैं। सो मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ कि एक पैराग्राफ लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हिट मी टू गेट एन अलर्ट बॉक्स। ओके, सो एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इट्स नेवर अ गुड प्रैक्टिस टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इनटू द हेड। एंड वैसे तो हमें ये सेम फाइल में ही नहीं लिखनी चाहिए सारी चीज़ें, बट जस्ट टू शो यू दिस हम सिर्फ ये एक फाइल में लिख रहे हैं सारी चीज़ें। बट वैसे प्रोसेस, इसका बेस्ट प्रोसेस ये होता है कि हम CSS की अलग से फ़ाइल बनाएं, यानी एक day3.css नाम की फ़ाइल बनाओ इसी फोल्डर में जहाँ पे मेरी HTML फाइल है, और उसको मैं यहाँ से लिंक कर दूँ। ना ये भी आपका असाइनमेंट रहेगा, आज आपको रिसर्च करनी है कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं CSS को HTML डॉक्यूमेंट के साथ। कल हम साथ में ये दोनों चीज़ें करके देखेंगे। सो हम पैराग्राफ पे थे, हमने एक पैराग्राफ लिखा है कि हिट मी टू गेट एन अलर्ट बॉक्स। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करके देखते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है ना कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं माय फंक्शन, और हमेशा हम इसको नल ब्रैकेट्स में डालते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर डिफाइन कर देते हैं, यानी इस फंक्शन से एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है माय फंक्शन। अब मैं माय फंक्शन में इसका इम्प्लीमेंटेशन डालूंगा। इम्प्लीमेंटेशन में डालूंगा बटन के अंदर, बट बटन हमने अभी तक बनाया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बटन डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर मैंने एक माय फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है। सो ट्राई इट नाम से मैंने डाल दिया। ये HTML का टैग ही है बटन। तो बटन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो ये बटन के ऊपर दिख जाएगा और यहाँ पे एक बटन शो हो जाएगा। तो अभी मैं ट्राई इट कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज ये कनेक्टेड है नहीं जावास्क्रिप्ट पे। बट हाल फिलहाल में हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है और उस फंक्शन को हमने कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने माय फंक्शन नाम दे दिया है और उसको हमने ऑन क्लिक के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा है। बट अब हम इसको और फर्दर डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक अलर्ट बॉक्स। सो अलर्ट बॉक्स लेने के लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा अलर्ट लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में लिख देते हैं कि हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जब मैंने ट्राई किया तो आप देख सकते हो कि एक अलर्ट बॉक्स आ गया जो बोल रहा है कि हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स। तो जो हमने यहाँ पे मैसेज टाइप किया वो आपके अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे शो हो रहा है। और एक और चीज़ मुझे साथ में याद आ रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कई बार, कि हमें कोई वेब पेज रीडायरेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम ये एक बहुत ही अच्छा सा मेटा टैग डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम HTTP इक्विवेलेंट टू रिफ़्रेश, यानी 3 सेकंड के बाद पेज रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। नाउ ब्रैकेट्स लाइव आपको एग्जाम्पल्स देता है, इसलिए आपने देखा था राइट हैंड साइड में अपने आप अभी रिफ़्रेश हो गया था। बट एनीवेज HTTP इक्विवेलेंट टू रिफ़्रेश, और फिर उसके बाद कंटेंट को आप बोलते हो कि 3 सेकंड के बाद रिफ़्रेश हो जाए, और उसके बाद हम चाहते हैं कि 3 सेकंड बाद वो जंप कर जाए google.com पे। तो उसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद हम वेट करते हैं 3 सेकंड तक, और फिर उसके बाद आप नोटिस कर रहे हो कि ये google.com पे रीडायरेक्ट हो गया है। ना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार कि अगर आप अपना डोमेन बंद कर रहे हो तो उसके बाद अगर आपको अपना ट्रैफिक किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराना है, जो यानी आपकी वेबसाइट नई वेबसाइट है और वहाँ पे आप चाहते हो यूज़र अपने आप रीडायरेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे यूजुअली लोग HTML डॉक्यूमेंट बना के ये वाला मेटा टैग लगा देते हैं जिससे यूज़र रीडायरेक्ट हो जाता है नई वेबसाइट के ऊपर। ना ये तो रही बेसिक सी और HTML की चीज़ें, बट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ जो कि HTML के अंदर यूजुअली काम आती है। यस, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स डिवीजन और स्पैन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिवीजन और स्पैन में डिफरेंस क्या होता है। नाउ दिस लाइन इज़ इन डिवीजन, यहाँ पे मैं डिवीजन लिख देता हूँ और उसके बाद मैं एक स्पैन भी डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें मैं साथ में लगता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए दोनों के अंदर। तो स्पैन के अंदर मैं लिखता हूँ कि दिस लाइन इज़ इन स्पैन। नाउ अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम दोबारा से लाइव प्रीव्यू लेते हैं इस डॉक्यूमेंट का।
तो आप देखोगे आपको कोई डिफरेंस पता नहीं लगेगा इसके अंदर। ये देखो दोनों ही सेम चीज़ लिखी हुई है और दोनों ही सेम लाइन में डिफाइन करी हुई है। तो मुझे कैसे पता कि डिवीजन ज़्यादा अच्छा है या स्पेन ज़्यादा अच्छा है या इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है। अब मैं कैसा करता हूँ ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बहुत बार स्पेन। तो स्पेन को हम लेते हैं और बहुत बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे स्पेन के अंदर। सो ये हमने स्पेन को बहुत बार कॉपी पेस्ट कर दिया और ये हम डिवीज़न को भी बहुत बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवीज़न को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डिवीज़न टैग्स के अंदर। तो इसको भी मैंने बहुत बार कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट अगेन आपको अभी भी डिफरेंस पता नहीं लग रहा है कि डिवीज़न और स्पेन के अंदर डिफरेंस क्या होता है ना। अगर आपको पता है तो पॉज करके ये वीडियो और आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अगर नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हो आगे तक। सो मैं क्या करता हूँ कि इसका डिफरेंस आपको शो करने के लिए मैं CSS यूज़ में लेता हूँ और CSS के अंदर मैं डिवीज़न और स्पेन को पकड़ता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके हाँ, हम दो चीज़ें भी एक साथ पकड़ सकते हैं CSS के अंदर, डिवीज़न, उसके बाद आप कॉमा लगाओगे तो आप स्पेन भी पकड़ सकते हो। और हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सपोज़ मैंने दे दिया है ग्रीन, और मैंने ग्रीन येलो इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। और साथ में मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर भी दे देता हूँ, और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है और मैं साथ में बॉर्डर भी दिखाता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर से आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि बॉर्डर मैंने दे दी है 2 पिक्सल्स की, और बॉर्डर का मैंने कलर दे दिया है सॉलिड ग्रीन। और मैं जब इसको सेव करता हूँ तो हमें बैकग्राउंड कलर में भी डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बट अब आप देख सकते हो कि इसमें हमें डिफरेंस दिख रहा है। नाउ द फर्स्ट लाइन जो हमारे डिवीज़न के अंदर है, दिस लाइन इज इन डिवीज़न। तो आप देख रहे हो डिवीज़न का एक बहुत अच्छा सा बॉक्स बन गया। बट अगर आप नोटिस कर रहे हो दिस लाइन इज इन स्पेन, तो स्पेन वाली लाइन आप देख रहे हो कि यहाँ से राइट हैंड साइड से खुल गई है और लेफ्ट हैंड साइड से भी खुल गई है। तो ये डिफरेंस होता है कि यूजुअली CSS के अंदर हम डिवीज़न को ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्पेन से ज़्यादा, और यही एक डिफरेंस होता है कि डिवीज़न क्या करता है कि बहुत अच्छे से एक कॉलम बनाता है, बट स्पेन क्या करता है कि अच्छे से कॉलम स्टाइलिंग के अंदर नहीं बना सकता। तो आगे से हम बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि हम कैसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बना सकते हैं। तो आप ऑलरेडी उसमें डिफरेंस पता लगा सकते हो, या बहुत सारे हम कॉलम्स बनाएंगे तो उसमें आप ऑलरेडी अब आपको नॉलेज रहेगा कि आपको डिवीज़न कब यूज़ करना है और स्पेन कब यूज़ करना है। सो ये तो था आज के लिए, एंड आई होप आप बहुत सारी CSS की प्रैक्टिस करोगे। कल से हम CSS में डीप डाइव लगाएंगे, एक बहुत ही अच्छा फैंसी सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सबसे पहले तो हम इमेजेस का शेप चेंज करेंगे CSS से, और उसके बाद हम एक रॉकेट बनाएंगे जो अर्थ के ऑल द वे राउंड 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 रिवॉल्व करेगा, और उसको हम एनिमेशन वाली CSS बोलते हैं। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है, बट अगर आप रिसर्च नहीं करोगे और खुद से कुछ चीज़ ट्राई नहीं करोगे तो आपको कल बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कल हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो एनिमेशंस हम सीखेंगे CSS के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से CSS के साथ। सी यू अगेन टुमारो।